कि अब भी वक्त है, खुद इलेक्शन करवा दो इस मुल्क के अंदर। वो नहीं करवाएंगे, वो क्यों खुद करवा दो और एक नया मैंडेट मिल सकता तो ले लो। जब अंग्रेज इस खित्ते में आए और रूल करने लगे तो मुसलमान, हिंदू, जो भी इस खित्ते का रिहायशी था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालांकि हमारे लिए लड़ने वाले लोग कम नहीं थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये हम जैसे नहीं तो हम इनकी क्यों माने। फिर जब उनके स्कूल्स और कॉलेजेस से कुछ हजरात पढ़ लिख कर इस खित्ते में वापस आए तो उनका पहन सहन रहन सब अंग्रेजों की तरह था। तो फिर जाके अंग्रेजों को बात समझ आने लगी। लेकिन जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो कायदे आजम को कहा गया कि आप शेरवानी पहन लें, क्योंकि सूट में तो लोग शायद ये समझेंगे कि जब ये हम में से नहीं तो हम इनकी क्यों माने। फिर जब वो भी हम जैसे हो गए और एक मुल्क बन गया तो फर्क हुआ ज़बान, मसलक और नस्ल का। हर धड़े ने सोचा कि जब ये हम में से नहीं तो हम इनकी क्यों माने। और फिर इस सिलसिले में ना कारकर्दगी की परवाह की, ना हुकूक की, बस जो हमारे मसलक, नस्ल और ज़बान का था उसको तस्लीम करते रहे। ऐसा करते करते 2023 तक पहुंच गए। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। Will be missing when next Commonwealth leaders meet in Downing Street. इब्तदाई 10 दहाइयों में पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे पहला प्लान लियाकत अली खान लाए, जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेस कर रहा था। इकोनॉमी में 6% बढ़ावा आया, पर कैपिटा इनकम 2 गुना बढ़ गई, एग्रीकल्चर तकरीबन 53% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगा। पाकिस्तान की कुल आबादी 30 मिलियन थी, जिसमें से 6 मिलियन लोग अर्बन इलाकों में रहायश पजीर थे। 65% लोग एग्रीकल्चर शोबे से मुंसलिक थे। 90% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर था। The Queen came to see one of the most dramatic results of Pakistan's first 5-year plan. My dear countrymen, Assalamu alaikum. I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir. Fighters and Pakistan troops repel attacks by numerically superior Indian forces. But I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Line between maximum autonomy and secession can be a thin one, or could made to appear to be a thin one. I will not come in the way of the maximum possible autonomy to East Pakistan. Which is that the two halves of the country simply don't have enough in common to stay together. My intention of remaining a president has nothing to do with me. अयूब खान ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई। पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन के तहत फैमिली प्लानिंग और फैमिली कमीशंस और तरक्याती कामों को मॉडर्नाइज किया। दूसरे 5 साल में सिर्फ एक ही टारगेट पे फोकस रखा गया कि आने वाले सालों में जीडीपी को 20% बढ़ाना है, लेकिन आने वाले 5 सालों में ये नंबर हमें 15% तक बढ़ता हुआ नजर आया। 1960 के दूसरे हिस्से में भारत के साथ जंग होने की वजह से जीडीपी फिर से 3.1 तक आके गिर गई। ओवरऑल ये दौर इकोनॉमी के हिसाब से सुनहरा दौर माना जाता है, लेकिन ये दौर इकोनॉमी के हिसाब से तो अच्छा था, मगर ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बहुत ही बेकार दौर था। I do not want to cover the past. I do not want to go into the past because the past is a sordid past. In removing some of the fat and flabby generals. And they are the vaderas of the army.
And we are against Vaderas everywhere. Going from one blunder to another. What did he say to you? He said, I want you to be sworn in. कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से फौजदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। मैं खुद जिम्मेदार, मैं जानता हूँ कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों की ज़हनियत में तब्दीली, ये बहुत बड़ी फतह है। He is the real rascal and not we. फिर आए जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुतारिफ कराए। इस पॉलिसी के तहत बड़े प्राइवेट इदारे और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हुकूमत के मातहत चलने का फैसला किया गया, पर इसमें मालिकान को कोई भी कंपनसेशन नहीं दी गई और मजदूर, जमींदारी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के लिए भी रिफॉर्म्स लाए गए। भुट्टो साहब ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी किए थे जिनकी बेसिस पे वो चाह रहे थे कि इनइक्वलिटीज और वडेराशाही खत्म हो। वो रिफॉर्म्स इतने कमजोर थे कि टिकी ना सके। भुट्टो साहब के रिफॉर्म्स को एक पॉपुलर पजीराई मिली। उस वक्त ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि पाकिस्तान वाकई अपनी एक इकोनॉमिक सिमत डिसाइड करके आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वही हुआ, किसी वजूहात की वजह से ये सिस्टम भी ना चल पाया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है, अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। बाबा कौम हजरत काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच सेकुलर नहीं, इस्लामी। How can you say that you don't contravene the Declaration of Human Rights if you stone somebody to death or you chop off somebody's hand? There's a case coming up in Multan, for instance. It has already been through practically. Has the hand been amputated? Not yet. It will be. Who decides that, sir? I will. I'm a martial administrator, you're forgetting. Are you advocating that faith will fill their bellies rather than economic measures? No, I'm not. I'm saying that faith will do half the trick, and half of the trick should be done by positive economic measures. It are trying desperately to contain the tensions that threaten to destroy the fragile unity of Pakistan. फिर जनाब ज़ियाउल हक ने यूटर्न लेके लिबरल गवर्नमेंट से इस्लामिक पॉलिसीज मुतारिफ करवाई, जिनमें बहुत सारे इस्लामी कानून मंजूर किए गए। ज़ियाउल हक का कहना था कि उम्मा को यूनाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है इस्लाम। बहरहाल इकोनॉमी 6.6 इजाफा होता हुआ नजर आया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ता हुआ 9% तक जा पहुंचा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए। इस एक्सपेरिमेंट्स में पाकिस्तान की सोच दबा के इकोनॉमी को सीधा या उल्टा करके देखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। खैर, जाहिर ज़हूर वजूहात पे ये दौर भी ना चल पाया। Go to a court. There are laws. There are courtrooms. But we are not to be tried by the law. Who do they have to make believe that there's something wrong with? Is the husband. Because if you hit the husband, you're hitting at home. You heard the oldest cliché in the world, give a dog a bad name and then hang him for anything you want to hang him for. And murder charges against Asif Zardari had failed, and he again became a member of parliament that year. फौज के पास असला है, लोग नहते हैं, तो इसलिए उनका फौरी तौर पर निकलना मुश्किल होता है। I do hold Benazir before Asif responsible for what happened to her brother. How can a 2-day-old Pakistani be a threat to the daughter of Zulfikar Ali Bhutto? Somewhere along the line, she reverted back to being a queen instead of being a Democrat that she'd always promised us she would be. To get rid of Benazir Bhutto's administration was a public demand. It had become a public demand. He was a wealthy businessman when he arrived on the political scene in 1990. अब बात करते हैं ज़िया के वक्त के बाद की, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बुरे तरीके से मुतासर होते हुए नजर आए, जिसका सबब था सियासी अदम इस्तेकाम। 1990 के दौरान हमारी ग्रोथ 4% हो गई, जो कर्जा 20 बिलियन था वो 43 बिलियन हो गया, बैरूनी कर्जा 47.6% हो गया, गुर्बत 18% से बढ़कर 34% हो गई। इस दौर में कोई चीज हल ही नहीं हुई, क्योंकि हुकूमतों ने हल ही नहीं करनी थी।
चाहे वो बेनजीर का 7th प्लान हो या नवाज शरीफ की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हो, किसी न किसी वजूहात पे ये सिस्टम भी नहीं चल पाए। वो वजह क्या थी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, शायद आप बोर हो गए हैं, लेकिन 2 मिनट की वीडियो जरा देख लें जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्जे में डूबे हुए मुल्क का भी शुमार दुनिया में अमीर तरीन ममालिक में हो सकता है। On the 7th of December 1941, Japan launches a daring strike. There was a terrific rush of wind and a noise like thunder. The biggest thing that ever was, ugly and beautiful. It was like a pillar of fire. I thought an airplane had crashed into the sun. For over 60 years, Tokyo has been the world's largest city. किसी भी मुल्क पे कर्जा होना गलत बात नहीं, मुल्क चलते ही कर्जों पे हैं। सवाल ये उभरता है कि कर्ज लेके उसके बाद ग्रोथ क्या रही, और ग्रोथ चीज़ों को सस्ता और आसान बनाने से होती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रेल रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, राइट पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कर्जा लेना गलत नहीं, कर्जा लेके कुछ ना करना गलत है। प्रोविंसेस में तसादम एंड इनइक्विटी बराबरी नहीं है। छोटे प्रोविंस जो है वो महरूमियत का शिकार है। He was a popular figure, especially because under his leadership, Pakistan saw periods of economic growth. He removed the Chief Justice of the country in 2007, and that led to mass demonstrations in the country. Eventually, Pervez Musharraf imposed emergency in the country, abrogated the constitution in November 2007. Pakistan offered unwavering support to the US in its fight against Al-Qaeda and the Taliban. ये एक जबरदस्त सक्सेस थी इसकी, उसको अंडरमाइन करना, उसकी नुक्ताचीनी निकालना बिल्कुल गलत है। Around with and systematically destroyed. The economy too is in a state of collapse. He also tried to normalize ties with India, but wasn't able to carry it through. He remains so that he leaves a very complicated and a difficult legacy. मुशर्रफ साहब इनलाइटेड मॉडरेशन के साथ आए। इस बार डॉलर अमेरिका से आना था, लेकिन इस्लाम के लिए नहीं, लिबरलिज्म के लिए। ग्रोथ रेट 7% तक बढ़ गया, सालाना जीडीपी 8.9 तक चली गई, 23% इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इकोनॉमी में पैसे का इंदराज नजर आया जो कि तकरीबन $14 बिलियन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दौर हमारे मुल्क में इकोनॉमी के हिसाब से सही रहे वो सोशली इंतहाई बुरे गुजरे। ये दौर भी सुनहरे तरीन दौर थे, लेकिन मायूसी उरूज पे थी। खैर वही जाहिर ज़हूर वजूहात की बिना पे ये सिमत भी नहीं चल पाई। May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. Although all of Pakistan is my constituency, but the story starts from Larkana.
must go back to the old political system of revolving doors, one corrupt leader following another, making a mockery out of real democracy. One man is emerging on the political scene to challenge the old ways. ज़रदारी साहब के दौर में जो चीज़ें बिगड़ी थी बस उनको ही सही करना था, लेकिन इस दौर में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही बुरे रहे और उसकी वजह थी पीपल्स पार्टी की नाक़िस कारकर्दगी। हमारी जीडीपी 2.9% हो गई, बांग्लादेश उस वक्त 6.8 जीडीपी पे था, महंगाई उरूज पे पहुंच गई जिसकी शरह 25.3% रिकॉर्ड की गई, कंज्यूमर प्राइस 80% तक जा पहुंचा था, पाकिस्तान की आवाम भारी कर्जे में डूब गई थी जो तकरीबन $65 बिलियन तक बढ़ गया था, जो कि 2012 में सिर्फ $45 बिलियन था। सवाए कुछ कानूनी आसानी और डेमोक्रेसी के लिए चंद कानून साजियों के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कभी भी कोई ना इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना है। May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ISPR का ट्वीट मंजूर आम पर आया है। कहा गया है कि पाक फौज भी पैनामा लीक्स के केस के फैसले की मुंतजिर है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि फौज के नुमाइंदे JIT में तहकीकात के कानूनी तकाजे पूरा करेंगे और इन तहकीकात में शफाफ अंदाज में अपना किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में चीजें बनाओ की पॉलिसी आई, लेकिन इस दौर में टैक्स वसूली बेहतर हुई, पाकिस्तान के रुपए को मजबूती मिली, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड कायम हुआ, GPS प्लस का स्टेटस वसूल हुआ, विजन 2025 का आगाज हुआ, यूरोपियन बॉन्ड्स की नीलामी की गई। इस दौर में GDP 4.71 रिकॉर्ड की गई। अब यह दौर उसी वजूहात की बिना पे नहीं चल पाया। हम सबकी पहचान। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। किसी को आई टू आई बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? IMF को मैंने हैंडल करना है, मिर्जा साहब ने हैंडल नहीं करना। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मैंने जो काम किया है मैं उसको ओन किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया फोन करके IMF जाने और मैं जानूं। मेरे पास दूसरे सोल्यूशन हैं और हम डील करते हैं। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को बिनते नहीं करनी उनकी। हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है। I mean, you can't dictate. अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। बट एक बहुत आर्टिफिशियल रेट है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है ये 160-170 से ज्यादा नहीं है। ना डॉलर ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा। स्पेकुलेटिव एंगल को निकालना है। थिंक इट विल बी मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। That it's good in a way that Pakistan is realizing that. It's good that we are forced to now follow orthodox economic policies, because मेरे ख्याल में ज़्यादा dangerous होता अगर oil prices नीचे आ जाते और पाकिस्तान को या US या कोई जंग हो जाती और US आके पैसे दे देता, हमें बेल आउट कर देता और फिर डार साहब कहते कि देखो जी मैंने कहा था और मैंने कर दिया। How are people able to cope on a daily basis with this skyrocketing inflation? They are not. The IMF bailout is only a stopgap. The average Pakistani is poor. अब उसके बाद PTI की गवर्नमेंट जो कि खुद मुख्तियारी या शहबाज की गवर्नमेंट जो कि सियासत डुबाओ और मुल्क बचाओ के तहत आई, इन दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी कि अब पाकिस्तान की GDP सिर्फ 2% ग्रोथ पे है, डॉलर 270 से ऊपर जा चुका है, गोल्ड यानी सोना 2,10,000 तक पहुंच गया है, पेट्रोल की किल्लत होने लगी है, मुल्क में सिर्फ 3.5 बिलियन डॉलर्स बचे हैं, महंगाई 26% तक आ गई है, बेरोजगारी मजीद 6% बढ़ गई है, पाकिस्तान की डेप्ट टू GDP रेशो 19% से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ये है हमारे
रूलर्स और एलीट 1% की एवरेज मंथली इनकम, और अब जिस तरह की महंगाई हुई है उसमें से अगर 2 जीरो भी निकाल दो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक और जीरो निकाल दो तो परेशानी की बात होगी। ये है हमारे एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड की मंथली इनकम। अब ज़रा सोचें कि इस महंगाई में जब इसमें से भी 2 जीरो कम हो जाएंगे तो असरात क्या होंगे। अब आते हैं वजह पे कि वो क्या वजह है। वजह थी वो एक शख्स और उस एक शख्स की सोच। हर दौर में उस शख्स ने नए एक्सपेरिमेंट्स किए और उस शख्स की सोच की वजह से कोई सिमत आ ही नहीं सकी। अब इस वक्त वो शख्स हो, इदारे हो, हम हो या आप हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब जब सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं सिवाय एक के, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन शायद वो कलेक्टिवली हम सबकी प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर है तो ये सारी बकवास का मकसद जरा सुन लें। On the one hand, and on the other hand, these fantastic lifestyles of the rich and famous, or the bold and beautiful, if you want to say that. इतने सालों में सिर्फ 2 चीजें कॉमन रही। जिन लोगों को हम नस्ल, मसलक, ज़बान या फिर किसी और ज़ाती वजूहात के बेसिस पर जिताते रहे, वो सब एक जैसे हो गए। यानी कि अमीर और हम सब वहीं के वहीं रहे, साले गरीब। इस वक्त मुल्क का बड़ा हिस्सा खाने को परेशान है और बकाया हिस्सा अपने लाइफस्टाइल को लेके। और जैसे कहते हैं कि जब गरीबी घेरा तंग करती है तो हाथ पैर मारने पड़ जाते हैं। मैं ये भी हरगिज़ नहीं कहूँगा कि किसी का दर्द ज़्यादा है और किसी का कम, लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ वो जो कल हम जैसे थे आज भी मसलक, ज़बान, रंग और नस्ल में हम जैसे ही हैं, लेकिन क्या वो वाकई हम जैसे हैं? सियासत और स्टेट को चलाने के लिए थॉट और सोच की ज़रूरत होती है, बाकी और किसी चीज़ की नहीं। क्यों ना एक बार दोबारा सोचा जाए कि जो हम में से नहीं हम उनकी क्यों माने, और इस बार कोई सही माने में अपने जैसा ढूंढ लें वोट देने में।